प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। इस वक्त जो यूएई को कर्ज़ वापसी का मामला है, उस हवाले से जो मुख्तलिफ क़यास आ रही हैं, सामने आ रही थी और जो मुख्तलिफ बयानात आ रहे थे और अपोजिशन की जानिब से भी जो सवालात उठाए जा रहे थे, उस पर कुछ वफाकी वज़रा का भी ये कहना था कि ये चीज़ें जो है वो, या ये जो बयानात और तासुरात हैं, ये हक़ाइक़ के बरक्स हैं। इस हवाले से पाकिस्तान ने इस वक्त जितनी सिफारती सतह पर कोशिशें की हैं, ख़ास तौर पर जो ईरान और अमरीका के दरमियान जंग का मामला है, उसको ना सिर्फ सराहा जा रहा है बल्कि बाज़ फोरम्स पर इंडोर्स भी किया जा रहा है। इसी तनाजुर में एक जो तारीफ पाकिस्तान की हो रही थी वो ये भी थी कि पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल में इवन सऊदी अरब के साथ जो डिफेंस मुआहदा है और उसके बाद अमरीका के साथ ताल्लुकात, ईरान के साथ ताल्लुकात, तो बड़ा एक बैलेंस जो रोल है वो पाकिस्तान का रहा है। लेकिन ये जो यूएई को कर्ज वापसी का मामला है, इस हवाले से जो सवालात उठ रहे हैं, डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। चीमा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। ये जो गुज़िश्ता चंद रोज़ से, अगर यकीनन आपकी नज़र से भी ये खबरें गुजरी होंगी कि यूएई को कर्ज वापसी के हवाले से जो अपोजिशन की जानिब से सवालात उठाए जा रहे थे, या जो तासुर दिया जा रहा था कि शायद यूएई पाकिस्तान से नाराज़ है, वो कर्ज वापस ले रहे हैं, आप किस तरह देख रहे हैं इन तासुरात को या जो सवालात उठाए जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि पाकिस्तान और यूएई के जो ताल्लुकात हैं, वो बड़ी एक इंतहाई एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की पार्टनरशिप है। आप ठीक है। देखें कि 2025-26 के अंदर जो हमारे हाई लेवल विज़िट्स हुए हैं और हमारी जो डिस्कशंस हो रही हैं या जो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ हम जा रहे हैं या हम वो एस्टैब्लिश करने में कामयाब हुए हैं, इसको रूटीन फाइनेंशियल ऑपरेशंस या ये जो डिपॉजिट की मैच्योरिटीज़ के हवाले से सिर्फ नहीं देखा जाना चाहिए। ये हम्म। इतना छोटा रिलेशनशिप नहीं है पाकिस्तान और यूएई का कि इसको बॉक्स कर दें कि जी ये डिपॉजिट मैच्योर हो गया, अब इन्हें वापस भेजना है तो ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं। मेरा ख़्याल है कि बड़ा एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप है, और इसको अगर सिर्फ़ आप इस अंदाज़ से देखेंगे तो मेरा ख़्याल है मुनासिब नहीं होगा। रिलेशनशिप के ऊपर उतार-चढ़ाव आते हैं, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। क्योंकि पाकिस्तान, आपको पता है, फाइनेंशियली हमें हमें चैलेंजेस रहते हैं और हमें हम्म। पैसे चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर यूएई ने वो पैसे माँग लिए हैं तो हमारे ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं, और बहुत सारे और एंगल भी हैं इस रिलेशनशिप को देखने के। अच्छा, लेकिन चीमा साहब, कोई ऐसी मिसाल कि माजी में यूएई के अलावा पाकिस्तान ने किसी मुल्क को इसी तरह अदायगी की हो या किसी ने मांगे हों? क्योंकि अब जो मामला उठाया जा रहा है, तो ताकि ऐसी मिसाल कोई सामने रखी जाए कि ये इस्टेब्लिश हो सके कि माजी में भी ये चीज़ें जो है वो होती रही हैं, या ये इकदामात माजी में भी मामूल के मुताबिक होते रहे हैं। जी, तो मामूल के मुताबिक भी चीज़ें चलती रही हैं, और मेरा ख़्याल है इसको इसी एंगल से देखना चाहिए। और हर मुल्क की देखिए अपने फाइनेंशियल चैलेंजेस होते हैं, इश्यूज़ होते हैं। आप देखें कि हमारी इतनी बड़ी वहाँ पे डायस्पोरा बैठा हुआ है, तो हम्म। 7-8 अरब डॉलर हमें सालाना भेज रहा है। फिर मेरा ख़्याल है कि हमें और भी ताल्लुकात को मैच्योर करना चाहिए यूएई के साथ। यूएई जीसीसी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेयर है आफ्टर सऊदी अरेबिया। तो मैं हम्म। समझता हूँ हमें उस एंगल से भी देखना चाहिए, ना कि हम इसको यूएई को इंडिया के लेंस से देखें कि जी उनके उनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो अब देखें, हर मुल्क के अपने ताल्लुकात होते हैं, और अपने जो गोल्स हैं या जो इंटरेस्ट हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें इस चेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर अपने जो इंटरेस्ट है उसको मज़ीद अलाइन करने की कोशिश करनी चाहिए, और यही फॉरेन पॉलिसी होती है। अब हम ये कहें कि जी 75-80 साल से हमारे एक ताल्लुक था, ओआईसी में हम मेंबर थे, तो अब चीज़ें बहुत तेज़ी से चेंज हो गई हैं। यूएई जो है वो अब्राहमिक अकॉर्ड का हिस्सा बन गया, उसने अपनी फॉरेन पॉलिसी को रिविज़िट किया, उसको ये अच्छा लगता है कि हम एक नया ग्रुप का हिस्सा बने। उन्होंने जीसीसी के अंदर भी अपनी और फॉरेन पॉलिसी को चेंज किया है। तो मेरा ख़्याल है कि हम अगर ये कहेंगे कि वो हमारे साथ चेंज हो रहे हैं या हमारे साथ कोई तब्दीली आ रही है, तो मेरा ख़्याल है हर मुल्क अपने अंदर जो है वो अपने ऑप्शंस ढूँढता रहता है। हमें इसको इस एंगल से देखना होगा। मतलब इस वक्त जो सूरत हाल है गल्फ कंट्रीज़ में, आप देख रहे हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जंग है, उसके बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है, जो सियासी मुखालफिन है हुकूमत के, वो तो ये भी एक नुक्ता उठा रहे हैं ना कि इस वक्त
पेट्रोल के हवाले से जो हुकूमत सब्सिडी दे रही थी वो नहीं दे पा रही, फिर इजाफा करना पड़ा, मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं। और अगर इस सूरत हाल में यूएई के साथ बड़े अच्छे पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं और उसके बावजूद अगर ये कर्ज वापस लिया जा रहा है, तो ये वक्त जो है वो शायद मुनासिब नहीं है। तो ये जो तासुर है, इसको किस तरह देख रहे हैं? देखिए, वक्त तो कोई भी मुनासिब नहीं है हमारी इकोनॉमी के लिए, फ्रैंकली स्पीकिंग। जंग हो रही हो या जंग ना हो रही हो, हमारी इकोनॉमी में कोई फंडामेंटल तब्दीली तो नहीं आई। हमने ये जो लोन मैच्योर होने, इसमें सऊदी अरब का भी पैसा है, इसमें चाइना के भी पैसे हैं, तो या तो हमारा आईएमएफ प्रोग्राम खत्म हो गया हो, या हो कि हमारी कोई बड़ी मेजर लेवल पे मैक्रो इकोनॉमिक तब्दीली हमारी इकोनॉमी में आ गई हो। तो फिर तो मैं कहूंगा कि जी ये वक्त है, वक्त कोई भी हो सकता है। हमें, मेरा ख्याल है कि इस वक्त यूएई का भी तो अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है, उसकी भी तो इकोनॉमी बैठ गई है। आप देखें उनकी प्रॉपर्टी की सिचुएशन क्या है, लोग वहां से निकल रहे हैं, उनकी एविएशन इंडस्ट्री, उनकी टूरिज्म इंडस्ट्री, उनके भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो हमें हर चीज को अपने लेंस से नहीं देखना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि मैं समझता हूं कि हमें ये मत सोचना चाहिए कि हमारे डिफरेंसेस किधर में हैं या हमें चैलेंजेस किधर हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस चीज को सोचना चाहिए कि हम मजीद किन एरियाज में काम कर सकते हैं। तो ऑपोजिशन का ये काम है, अगर ऑपोजिशन हुकूमत में होती तो वो इस सारी सिचुएशन को डिफेंड कर रही, लेकिन अब क्योंकि वो ऑपोजिशन में है तो उसको वो टारगेट करना ही करना है हुकूमत को। तो ये मेरा ख्याल है फॉरेन पॉलिसी, बल्कि यूएई, बल्कि आप देखें पीटीआई की लीडरशिप जो है, जुल्फी बुखारी और बहुत सारे लोगों ने जो है इसको कहा है कि हमें अच्छे ताल्लुकात यूएई के साथ करने चाहिए। तो हुकूमत और अपोजिशन की तो मुझे कोई ज्यादा बयान में फर्क नहीं आया। तमाम लोग यही कह रहे हैं कि ताल्लुक अच्छे रखें यूएई के और एरियाज में काम करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन चीजों पे देखना चाहिए। ठीक है चीमा साहब, आखिर में ये जो एक तासुर, जैसे मैंने पहले भी सवाल आपके सामने रखा कि शायद यूएई नाराज़ है या कभी कभी किसी और मुल्क के हवाले से कोई बात सामने आती है, लेकिन जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया कि इवन अमेरिका के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, ईरान के साथ, सऊदी अरब के साथ हमारा जो है वो मुआहदा भी है। तो इस सारी सूरत हाल में जो इस वक्त पैदा हुई है, उसमें अगर आप पाकिस्तान का रोल देखें तो आप समझते हैं कि बड़ा एक बैलेंस रहा है कि ना अमेरिका पाकिस्तान से नाराज़ है, ना ईरान और ना ही सऊदी अरब? देखिए, हमारे जैसी जो मिडिल पावर है, हम ये समझते हैं, और जो फाइनेंशियली डिपेंडेंट भी है दुनिया के बड़े मुल्कों के ऊपर, वो अमेरिका हो, हमें वहाँ पे आईएमएफ में सपोर्ट चाहिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक में सपोर्ट चाहिए, उनका ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे कंट्रोल है। अरब ममालिक के पास जाएं तो हमारी अदर लिवरेज है, ईरान के साथ हमारे और ताल्लुकात हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने अपनी इस जो एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप है उसको रखा है, कि यही वजह है कि आज हम एक मीडिएशन का रोल अदा कर रहे हैं। हमने कोई साइड नहीं उस तरह ली कि जिसको दुनिया ये कह सके कि पाकिस्तान जो है वो साइड ले रहा है। हम देखें सऊदी अरब के साथ दिफाई एग्रीमेंट करने के बावजूद अमेरिका और यूएई और ईरान और सबके साथ एक बैलेंस रिलेशनशिप रखा हुआ है। मुझे लगता है कि हमें शायद जो फॉरेन पॉलिसी है, ये कोई इतनी, वो जैसे कहते हैं सादा टर्म्स में हम इसको डिसाइड नहीं कर सकते कि मेरे अगर सऊदी अरब से दिफाई एग्रीमेंट है तो बाकी जीसीसी के हम खिलाफ हो गए हैं या ईरान के लिए खतरा हो गया है। दुनिया देखती है हमारी कन्वर्जेंस किधर है, वो जो कन्वर्जेंस है उसको ढूंढा जाता है। और आप देख लें, एक तासुर ये था कि जी पाकिस्तान बहुत प्रो अमेरिका है और शायद हम ईरान के खिलाफ हो जाएंगे। आज देखें ईरान को अगर फ्रैंकली स्पीकिंग एक टेबल पे बिठा के एक फ्यूचर डिस्कस करने में और इस सारी डिस्ट्रक्शन को खत्म करने में, सीज फायर में लेके आने पे पाकिस्तान का किरदार है ना। तो मैं समझता हूँ कि हम बहुत ज्यादा कॉन्स्पिरेसी थेरीज की तरफ चले जाते हैं। मुझे लगता है कि ये एक मौका है कि हमें जनरल पब्लिक को, आम लोगों को बहुत जल्दी कंक्लूजन्स पे नहीं पहुंच जाने चाहिए। स्टेट क्राफ्ट बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और उसके अंदर आप बहुत सारी चीजों के अंदर काम कर रहे होते हैं और सारा टाइम आप पॉइंट्स ऑफ जो कन्वर्जेंस है वो ढूंढ रहे होते हैं, ना कि आप इस चीज पे देखना है कि जी हमारे इनके साथ इख्तलाफ कहाँ पे है। मेरा ख्याल है लीडरशिप जो है हमारी वो उस पर काम कर रही है और अप्रिशिएट करना चाहिए अमारातीज को भी, सऊदीज को भी, ईरानियों को भी, अमेरिकन को भी, कि वो सारे पाकिस्तान की पोजीशन को समझते भी हैं और हमारे मुस्बत किरदार को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं।
चलें, बहुत शुक्रिया चीमा साहब वक्त निकालने का। नाजरीन, डॉक्टर कमर चीमा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, और इस वक्त जो सिफारती सतह पर कोशिशें हैं उस हवाले से पाकिस्तान का एक वाज़ेह मौक़िफ़ जो है वो रहा है, और अब भी जो खबरें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है कि ये मामला किसी तरह हल हो, और इस हवाले से जो फ्रेमवर्क के हवाले से भी जो इंटरनेशनल मीडिया है वो भी रिपोर्ट कर रहा है। और जैसे हमने शुरू में गुफ्तगू की, वफाकी वज़ीर का ये कहना है और वो ये समझते हैं कि जंग जो है वो बहुत जल्द ख़त्म होगी, और उससे अपॉर्चुनिटीज़ ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए बहुत होंगी, क्योंकि ये समझते हैं कि जो सैंक्शंस हैं ईरान के ऊपर वो भी ख़त्म होंगे, और उसके बाद शायद गैस पाइपलाइन या पेट्रोल के हवाले से भी पाकिस्तान कुछ अहम फैसले जो है वो कर सकता है ईरान से जो पेट्रोल है वो लेने के हवाले से। तो इस हवाले से हमने गुफ्तगू की। अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जो स्ट्रेटजी उनकी सामने आ रही है एहतजाज के हवाले से और फिर जलसों के हवाले से, उस हवाले से भी हमने गुफ्तगू की। अब देखना ये होगा कि ये जो मुज़ाकरात के हवाले से या जो इस वक्त ख़ास तौर पर जो बैनुल-अक़वामी सतह पर सूरत हाल है उसमें क्या आने वाले दिनों में तब्दीली आती है, पेशरफ़्त सामने आती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।